इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके इतिहास पर। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत समाहित होने वाली अनेक काव्य और गद्य विधाओं पर। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रारंभ हुए औपन्यासिक रचनाक्रम पर। हिंदी उपन्यास जिसका उद्भव भारतेंदु युग में ही होता है और आधुनिक युग की गद्य विधाओं में एक प्रमुख गद्य विधा उपन्यास भी है। हम जानते हैं कि उपन्यास की पठनीयता के कारण एक बृहत स्तर पर उसके पाठक उसमें अभिरुचि लेते हुए, उसका आनंद लेते हुए उस विधा से परिचित होते हैं। उस विधा की कथा वस्तु, उसके पात्र, उसका परिवेश, उसका उद्देश्य, उसकी संवादात्मकता, ये तमाम बिंदु हैं जो उपन्यास को सशक्त बनाते हैं। हम जानते हैं कि गद्य विधाओं में जो काव्य से इतर गद्य विधाएं हैं उनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इसी तरह पत्रकारिता, अनुवाद आदि इन तमाम क्षेत्रों में हिंदी गद्य ने, खड़ी बोली हिंदी गद्य ने अपनी पैठ बनाई और यह सिद्ध किया कि खड़ी बोली हिंदी न केवल कविता में अपितु गद्य लेखन में भी बहुत सशक्त भाषा है और देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखित इस भाषा का अपना एक सुदीर्घ इतिहास है जो कविता का इतिहास और गद्य का इतिहास इस रूप में हमारे सामने आता है। तो कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण, सशक्त, लोकप्रिय गद्य विधा उपन्यास हमारे सामने आती है। उपन्यास शब्द अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। इसकी संरचना को देखें, इसकी व्युत्पत्ति को देखें तो कह सकते हैं कि उपजमा न्यास के योग से बना यह शब्द है। हिंदी की शब्दावली जो उपसर्ग और प्रत्यय आदि के योग से बनती है, धातु की भूमिका उसमें विशिष्ट रहती है। इस दृष्टि से ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसी से शब्द की संरचना तैयार होती है। उपसर्ग का अर्थ है निकट, समीप या पास में। न्यास का अर्थ है रखी हुई। इस दृष्टि से उपन्यास शब्द का अर्थ हुआ कोई वस्तु जो निकट रखी है, जो समीप रखी है, यानी जिसके माध्यम से हम बहुत नजदीक से, बहुत निकट से व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, समस्याओं को, चुनौतियों को, उपलब्धियों को जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, वह विधा उपन्यास है। अंग्रेजी भाषा के नॉवेल शब्द के पर्याय रूप में संस्कृत और हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रयोग मिलता है। उपन्यास सम्राट की जब हम बात करते हैं हिंदी में, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में विलक्षण अवदान करते हुए, योगदान करते हुए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले उपन्यास लिखे। मूलतः मुंशी प्रेमचंद
जिनको कथा सम्राट कहा जाता है हिंदी का, वो प्रारंभ में उर्दू भाषा में लिख रहे थे, लेकिन उर्दू भाषा से उनकी पठनीयता बहुत सीमित हो गई थी, इसलिए उन्होंने इस समाज मनोविज्ञान को समझा और धीरे धीरे अपनी उर्दू लिखित रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया और फिर हिंदी में ही मौलिक सृजन करने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वो स्तुत्य और प्रशंसनीय बन गए। तो ऐसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जो उर्दू हिंदी पर संपूर्ण अधिकार रखते हैं, वो उपन्यास क्या है इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके तमाम रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, मूल कर्म है। इसका मतलब है कि मनुष्य और मनुष्यता से जुड़े हुए, उसके जीवन से जुड़े हुए तमाम मसले, तमाम घटनाएं, तमाम जीवन क्रियाएं, वो सब जो कुछ समाज में, मनुष्य समुदाय में दिखाई देता है, उपन्यासकार उसको औपन्यासिक रचनाओं में अंकित और चित्रित करता है। इसलिए मानव चरित्र और उसके विविध आयामों को, उसकी अनुभूति को, उसकी जीवन शैली को चित्रित करना, प्रकाशित करना, उसके विभिन्न घटनाक्रमों और रहस्यों को उद्घाटित करना, यही उपन्यास का धर्म है। इसलिए इस परिभाषा के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि उपन्यास वह है जो मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अनेक घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, जिसमें कल्पना और वास्तविकता दोनों होते हैं, लेकिन कल्पना ऐसे समाहित होती है जैसे वो वास्तविक हो, यानी यथार्थ का और कल्पना का विलक्षण संगम औपन्यासिक रचनाओं में हमें मिलता है। कुछ कुछ यथार्थ मूलक कल्पना भी होती है, आदर्श और यथार्थ का संगम भी औपन्यासिक रचनाओं में होता है। इसलिए प्रेमचंद के विषय में तो कहा ही जाता है कि जो आदर्श से उनकी कथा यात्रा प्रारंभ होती है और कफन तक आते आते और गोदान तक आते आते वो यथार्थवादी हो जाते हैं। इसलिए यथार्थोन्मुख आदर्शवाद प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया है। उपन्यास को वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा भी कहा गया है। उसमें चित्रित, उसमें अंकित, उसमें उद्घाटित जीवन होता तो वास्तविक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति करते हुए कवि जो गद्यकार की भूमिका निभाता है, या गद्यकार जो गद्य रचनाओं का सृजन करता है, वह अपनी विलक्षण और सृजनात्मक कल्पना शक्ति से उसे पठनीय, सहज, बोधगम्य बनाता है। इसमें वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से पात्र समाहित होते हैं। जब उपन्यासों में हम किसी किसान का, किसी मजदूर का, किसी संघर्ष करते हुए पुरुष या स्त्री का चरित्र हम देखते हैं, तो उसकी प्रेरणा तो समाज से ही मिलती है, जिसकी चर्चा अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से भी की। प्लेटो और अरस्तु ने उसकी चर्चा की, लेकिन अरस्तु ने अनुकरण में भी मौलिकता की परिकल्पना की। तो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र उपन्यास में समाहित हो जाते हैं। उन विभिन्न पात्रों का, मुख्य पात्र, नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिका या अन्य पात्र जो भी रचना में रहते हैं, उनके कार्यकलापों को एक कथावस्तु में, एक कथानक में
उपन्यासकार पिरोता है और फिर उसे एक पठनीयता युक्त शैली में प्रस्तुत करता है। हिंदी में कथा लेखन की परंपरा संस्कृत से और अंग्रेजी से प्रवेश करती है और साहित्य लेखकों ने, गद्यकारों ने जब कथात्मक रचनाओं के लेखन की ओर रुझान किया तो निश्चित रूप से उनके सामने संस्कृत की एक सुदीर्घ गद्य रचनात्मक श्रृंखला और अंग्रेजी की कथा वस्तु और कथा रचनाएं ये उपलब्ध रहीं। यूं भारतीय साहित्य में यदि दृष्टि डालें तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, औपनिषदिक साहित्य में, वहां भी कथा लेखन की परंपरा विद्यमान है और बौद्ध जातक कथाओं में, जैन साहित्य में उपलब्ध तमाम कथाओं में, अनेक पुराणों आदि में भी कथाओं का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। संस्कृत साहित्य में यह परंपरा निश्चित रूप से पंचतंत्र के माध्यम से, हितोपदेश के माध्यम से, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित सागर और शुक्र सप्तति, बृहत कथा, इन सब में तो संस्कृत के पास कथा रचना का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है। पंचतंत्र की कहानियों ने विश्व में ख्याति अर्जित की है। उनमें एक सुनिश्चित संदेश और अपेक्षित व्यंग्य, इन सब के माध्यम से समाज और सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य मूलक संदेश दिए गए हैं। इसी तरह हितोपदेश की कथाएं, कहानियां और बेताल पच्चीसी ने भी अत्यंत लोकप्रियता अर्जित की। हिंदी में मध्यकाल के अनेक कवियों ने बेताल पच्चीसी का अनुवाद भी किया। हालांकि उस समय जो काव्य की और सृजन की भाषा थी वो ब्रज और अवधी आदि थी। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद भी हुआ। कथा सरित सागर, शुक्र सप्तति, बृहत कथा आदि ये सब संस्कृत की महत्वपूर्ण कथा रचनाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। किंतु इन सभी कथात्मक प्रस्तुतियों में औपन्यासिक तत्व तो उस रूप में दिखाई नहीं देते जिस रूप में आज हम उपन्यास की शास्त्रीय परिभाषा करते हुए, उसके शास्त्रीय स्वरूप पर विचार करते हुए उन्हें देखते हैं। लेकिन उपन्यास विधा के अंतर्गत उसकी निकटता की दृष्टि से देखें तो रोचकता, घटनाक्रम, इसका उतार चढ़ाव, उपन्यास के चरित्र चित्रण आदि, इन सब को अगर हम देखें तो संस्कृत की कई रचनाएं ऐसी हैं जिनमें ये तत्व विद्यमान, ये तत्व उपलब्ध होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बाणभट्ट कृत कादंबरी एक बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी चर्चित रचना है, ख्याति लब्ध रचना है और संस्कृत के प्रकांड आचार्य दंडी, जिन्होंने काव्यशास्त्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण अवदान किया है, उनकी रचना दशकुमार चरित, यह भी बड़ी विलक्षण और महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने आती है। हिंदी साहित्य में जिस आधुनिक उपन्यास के उद्भव और विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वह वस्तुतः रूप, विन्यास और विकास की दृष्टि से यूरोप से आयात की गई विधा है। हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक दौर है, भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावादी युग, यह अंग्रेज शासकों के शासन का युग है और धीरे धीरे उस युग में यूरोपियन जो साहित्यकार हैं उनका प्रभाव, वहाँ की राजनीति का, वहाँ के नैतिक साहित्य का,
ज्ञान विज्ञान का, तकनीक का, प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे साहित्य और साहित्यकारों पर पड़ रहा था। तो स्वाभाविक है कि जिस उपन्यास की बात हम कर रहे हैं उसके उद्भव और विकास को यदि केंद्र में रखकर देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रारंभिक उपन्यासों पर जो यूरोप की रचना धर्मिता है, कथा साहित्य और औपन्यासिक रचना की सृजनशीलता है, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए थे। ये उपन्यास अपनी कथा वस्तु के कारण, पात्र योजना के कारण, रोचकता के कारण बहुत लोकप्रिय हुए। उनके हिंदी में अनुवाद भी हुए और हिंदी में भी उनकी पठनीयता बृहद स्तर पर दिखाई देती है, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स। रॉबिन्सन क्रूसो हिंदी में, गुलिवर की यात्राएं हिंदी में अनुवाद होकर प्रकाश में आईं। इस तरह धीरे धीरे इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, रूस में बड़े बड़े रचनाकार जो कथाकार के रूप में कथा सृजन कर रहे थे और उपन्यास लिख रहे थे, उनका अवतरण होता है, उनका आगमन होता है और उन्होंने अपनी औपन्यासिक रचना धर्मिता से पूरे विश्व को एक विलक्षण कथा साहित्य देकर अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। जैसे चार्ल्स डिकेंस का नाम बड़ा लोकप्रिय नाम है, गेटे हैं, पुश्किन हैं, टॉलस्टॉय हैं, गोर्की हैं। ऐसे इन रचनाकारों ने अपनी अनेक चर्चित और समादृत रचनाओं के माध्यम से कथा साहित्य की दुनिया में अपनी सशक्त उपस्थिति तो दर्ज की है। टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस तो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध उपन्यास और दुनिया की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ, जिसको युद्ध और शांति के नाम से प्रकाश में लाया गया। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित रचना टॉलस्टॉय कृत वॉर एंड पीस, ये हिंदी के अनेक रचनाकारों की प्रेरणा बनती है। हिंदी में वस्तुतः उपन्यास लेखन का शुभारंभ तो 19वीं शताब्दी में ही होता है। हम जानते हैं कि इससे पहले का समय जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के रूप में हमारे सामने आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह जो 1000 वर्ष लगभग सृजन का समय है, यह गद्य लेखन का समय नहीं रहा, यह कविता का, काव्य सृजन का समय रहा है। कविता के रूप स्वरूप पर दृष्टि डालें तो वहां अलंकारिकता और छांदिक सौंदर्य के साथ अलग अलग भाषाओं में जो हिंदी की बोलियां हैं, खड़ी बोली जो कि बाद में भारतेंदु युग से आगमन जिसका होता है, हालांकि उसका उद्भव हम अमीर खुसरो में देखते हैं, लेकिन वस्तुतः सही अर्थों में उसका आगमन भारतेंदु युग से ही होता है। किंतु इससे पहले के तीनों कालखंडों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि में, राजस्थानी आदि में प्रचुर मात्रा में लेखन होता रहा है। तो 19वीं शताब्दी में जिस कथा साहित्य का आरंभ होता है, अंग्रेजी उपन्यास साहित्य ने भारतीय उपन्यास साहित्य को प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया, इसको भी हम देख सकते हैं। और बंगाल में जो कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी आदि का बृहद स्तर पर लेखन हुआ, बहुत से रचनाकारों ने, विश्व प्रसिद्ध रचनाकारों ने अपनी रचना धर्मिता से बंगला भाषा में कथात्मक साहित्य का सृजन करके उसे जो समृद्धि दी, उसे जो ख्याति अर्जित करने के अवसर दिए, वो वास्तव में स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। बंकिम चंद्र का नाम हम सभी जानते हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान भी हमें, राष्ट्रगीत भी हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, शरद चंद्र का नाम, ऐसे महान
उपन्यासकार बंगला भाषा ने हमें दिए। शरतचंद्र भी उसी श्रृंखला में, रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसी श्रृंखला में और बंकिम भी उसी श्रृंखला में। वंदे मातरम जैसा गीत देने वाले बंकिम। तो ये सब अपनी औपन्यासिक रचनाओं से, सृजन धर्मिता से न केवल बंगला भाषा के कथा साहित्य को, अपितु जब उनका अनुवाद हुआ उनकी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं का, तो निश्चित रूप से अन्य भारतीय भाषाओं में जहां भी वो अनुवाद होकर रचनाएं गईं, वहां भी उन्होंने उन भाषाओं की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में ही हिंदी में इंशा अल्लाह खां का आगमन हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचना रानी केतकी की कहानी उसने एक मार्ग प्रशस्त किया, उद्घाटित किया। लल्लू जी लाल ने सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर जैसी रचनाएं हिंदी को दी, अनुवाद करके, मौलिक प्रेरणा लेकर। सदल मिश्र ने जटमल की गोरा बादल कथा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा के रूप में हिंदी गद्य की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो राजा भोज का सपना नाम से बड़ी महत्वपूर्ण कथात्मक रचना प्रस्तुत करते हैं, और कथा साहित्य की दृष्टि से इस प्रकार की रचनाओं ने बाद के रचनाकारों के लिए न केवल मार्ग प्रशस्त किया, अपितु उन्हें प्रेरित भी किया, उनका मनोबल भी बढ़ाया। फारसी के कथा साहित्य का प्रभाव भी हिंदी साहित्य पर यत्र तत्र दिखाई देता है। बहुत सी कथात्मक रचनाएं लोक जीवन में प्रसिद्ध हुई, जिसमें किस्सा तोता मैना, चार दरवेश, जागो बहार, किस्सा हातिम ताई, दास्ताने अमीर हमगा तथा तिलस्मे हीशरूजा जैसी रचनाएं भी इसी श्रृंखला में, जो पर्शियन रचना धर्मिता से प्रभावित होकर हिंदी जगत में अवतरित होती हैं। यही वह समय है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र मराठी से हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, और पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा ऐसे सामाजिक उपन्यासों का मराठी से हिंदी में अनुवाद करके, खड़ी बोली में अनुवाद करके भारतेंदु ने कथा साहित्य में जो लेखन भविष्य में हुआ उसका मार्ग उजागर किया, प्रशस्त किया। भारतेंदु हम जानते हैं कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वो केवल राजा ही नहीं थे, अपितु अपनी सृजन धर्मिता से उन्होंने खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में कविताएं तो लिखी ही, समकालीन समस्याओं, चुनौतियों को, वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी गद्य और पद्य रचनाओं से उनको जोड़ा। अनुवाद भी किए, नाटक भी लिखे और नाट्यानुवाद भी किया। उन्होंने अनेक अपने समय के रचनाकारों को खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन के लिए, कथा लेखन के लिए, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि लेखन के लिए प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। तो भारतेंदु इस दृष्टि से एक प्रतिनिधि और प्रणेता कवि, प्रणेता गद्यकार, साहित्यकार माने जाते हैं। इसलिए उन्होंने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा जैसी कथात्मक रचनाओं का, उपन्यासों का अनुवाद मराठी से किया। लेकिन जब प्रथम हिंदी के मौलिक उपन्यास की बात हम करें तो सन 1882 में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही पहला मौलिक उपन्यास हिंदी का माना जाता है। हालांकि सन 1877 में श्रद्धाराम फुल्लोरी ने भाग्यवती शीर्षक से एक सामाजिक उपन्यास लिखा था। तो ये थोड़ा चर्चा का और मत विमत का मुद्दा हो सकता है कि भाग्यवती को हम प्रथम उपन्यास माने या परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माने, लेकिन
यह तो निश्चित है कि इसी दौरान, इसी समय में हिंदी में औपन्यासिक रचना लेखन की मौलिकता ये हमें उपलब्ध होती है। बंगाल में लिखे गए बहुत से उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद ये लगातार चलता रहा, उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, पठनीयता बढ़ती गई और अनेक बंगला रचनाकारों को हिंदी जगत में लोक स्वीकृति मिली। भारतेंदु युग के बहुत से उपन्यासकार जिन्होंने अपनी औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से ख्याति अर्जित की, कीर्ति अर्जित की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम लाला श्रीनिवास दास का है, जो सन 1851 से 1887 के बीच अपना लेखन कार्य जो है उसको संपन्न करते हैं। इसके पश्चात किशोरीलाल गोस्वामी का आगमन होता है। वो 1865 से 1932 तक का जो समय है, हालांकि इस समय के अंतर्गत द्विवेदी युग भी समाहित हो जाता है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने लंबे समय तक साहित्य की सेवा की और गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने अपनी रचना धर्मिता का लोहा मनवाया। बालकृष्ण भट्ट ने 1844 से 1899 के बीच अनेक कथात्मक रचनाओं का सृजन किया। ठाकुर जगमोहन सिंह ने 1857 से 1899 के बीच बहुत महत्वपूर्ण कथात्मक रचनाओं का सृजन किया। राधा कृष्णदास 1865 से 1907 के बीच बहुत से औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं का सृजन करते हुए दिखाई देते हैं। लज्जाराम शर्मा 1863 से 1931 तक, देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 तक और गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946 के बीच अनेक कथात्मक रचनाओं की प्रस्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। देवकीनंदन खत्री, जिनकी चंद्रकांता संतति की लोकप्रियता ने हिंदी पढ़ने और हिंदी सीखने के लिए हजारों लाखों भारतीयों को प्रेरित किया था। ये भारतेंदु युग के जो प्रारंभिक दौर के कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, इनकी भूमिका निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मित्रों, भारतेंदु युग कविता और गद्य की अनेक विधाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युग माना जाता है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव रचनात्मक दृष्टि से यहीं से दिखाई देता है, जिसमें अनेक प्रकार की गद्य विधाओं का सृजन हुआ और उसने हिंदी भाषा को समृद्ध और संपन्न बनाया और उसमें उसको नेतृत्व देने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष इसको जारी रखने के लिए उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।